नमस्कार। हिंदी साहित्य के प्रश्नों के क्विक रिवीजन सीरीज भाग 7 में आप सभी का स्वागत है। तो आज कुछ प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। दुल्हिनी गवहू मंगलाचार किसकी पंक्ति हैं? ऑप्शन है मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास। तो इस प्रश्न का ऑप्शन द सही होगा, कबीरदास। अगला अगला सवाल देखते हैं। रीत रात्मा काव्य किसकी उक्ति है जो काव्य शास्त्र में सिद्धांत के रूप में प्रचलित है? ऑप्शन है वामन, कुंतक, भरतमुनि, विश्वनाथ। तो इस प्रश्न का ऑप्शन असही होगा, वामन। संस्कृत काव्य परंपरा में रीति काव्य सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य वामन माने जाते हैं। उन्होंने सर्वप्रथम गुण और अलंकार में भेद स्पष्ट किया था। अगला सवाल देखते हैं। किस पाश्चात्य आलोचक के सौंदर्य दर्शन की आधारभूमि कलावाद और स्वच्छंदतावाद है? ऑप्शन है मैथ्यू अर्नोल्ट, बेदेंतो क्रोचे, टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड्स। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर ब सही होगा, बेदेंतो क्रोचे। आइए इनके बारे में कुछ थोड़ा तथ्य देख लेते हैं। अभिव्यंजनवाद के प्रवर्तक बेदेंतो क्रोचे मूलतः आत्मवादी दार्शनिक हैं। उनका उद्देश्य साहित्य में आत्मा की अंतःस्था स्थापित करना था। क्रोचे का अभिव्यंजनवाद कला के मूल तत्व की खोज का प्रयास है। कला का वास्तविक तत्व क्या है अथवा उसकी आत्मा क्या है, इस विषय में क्रोचे ने अपना गंभीर विवेचन प्रस्तुत किया है, जो सूक्ष्म भी है। क्रोचे के समस्त सौंदर्य विवेचन में आत्म तत्व प्रतिष्ठित है। यह आत्म तत्व कलाकार की चेतना है। इस आत्म तत्व को क्रोचे ने आंतरिक अभिव्यक्ति कहा है, जो इस जगत में मुख्य रूप से दो प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। तो ये रहा कुछ उनके बारे में तथ्य। चौथा सवाल देखते हैं। प्रैक्टिकल क्रिटिज्म के रचनाकार इनमें से कौन है? ऑप्शन है आई.ए. रिचर्ड्स, टी.एस. इलियट, बेदेंतो क्रोचे, मैथ्यू अर्नोल्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, सही ऑप्शन होगा आई.ए. रिचर्ड्स। 1929 में उनके काम का उद्देश्य छात्र को किसी पाठ के बारे में पूर्व कल्पित प्राप्त मान्यताओं पर भरोसा करने के बजाय पृष्ठ पर शब्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना था। आइए अगला सवाल लेते हैं। वह कौन प्रथम आचार्य है जिन्होंने उपयोगी कला और ललित कला में भेद किया? अब ऑप्शन है आपके सामने, प्लेटो, अरस्तु, लोंगिन्सु, बेदेंतो क्रोचे। तो इस सवाल का ऑप्शन ब सही है, अरस्तु होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। सुख दुख के मधुर मिलन से वह यह जीवन है परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन, यहाँ किस अलंकार की शोभा है? स्वभावोक्ति, काव्यलिंग, अर्थांतरन्यास, दृष्टांत। तो इस सवाल का ऑप्शन द दृष्टांत सही होगा। जब काव्य में किसी बात को उदाहरण देकर समझाया जाए तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत अलंकार के कुछ उदाहरण बताता हूँ। जो रहीम उत्तम प्राकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जो मनुष्य उत्तम प्राकृति का होता है उस पर कोई दुष्ट व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर विषधारी सर्प लिपटे रहते हैं किंतु उनकी सुगंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पहली पंक्ति बात को दूसरी पंक्ति के उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया गया, अतः यह दृष्टांत अलंकार है। तो छठे सवाल का ऑप्शन द सही है। अगला सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल। यह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छीन वैसे ही हुआ, यहाँ कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है स्वभावोक्ति, अतिशयोक्ति, काव्यलिंग, विभावना। तो इसमें है ऑप्शन बी, अतिशयोक्ति। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है।
जहाँ किसी बात का वर्णन काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ किसी विशेष वस्तु या उक्ति चमत्कार द्वारा लोक मर्यादा के विरुद्ध बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि मैं वो उदाहरण और बताता हूँ। हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जारी गई नए निशाचर भाग। जहाँ हनुमान की पूछ में आग लगने के पहले ही सारी लंका का जलना और राक्षसों के भागने का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होने से अतिशयोक्ति अलंकार है। इसलिए 7 में अतिशयोक्ति होगा ब। अगला सवाल 8 नंबर सवाल देखते हैं। फूले काल सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रगट बुढ़ाई। तुलसीदास की इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक, ऑप्शन अ रूपक, ब उपमा, स उत्प्रेक्षा और द अतिशयोक्ति है। तो 8 नंबर सवाल का ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सही स उत्प्रेक्षा। जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए या संभावना हो तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि पंक्ति में मनु, जनु, जनहु, जानो, मनहु, मानो, निश्चय, इयु, ज्यों आदि आता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ले चला मैं तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। तो इस 8 नंबर का 100 सही है। अगला सवाल देखते हैं 9 नंबर। निम्नलिखित में से वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें प्रकांड नाट्यशास्त्री भरत मुनि ने रस की विस्तृत विवेचना की है? अ है रस मीमांसा, ब रस सिद्धांत, स है नाट्यशास्त्र, द है साहित्य दर्पण। तो इस सवाल का सही ऑप्शन होगा नाट्यशास्त्र, ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। बिंब किसे कहते हैं? ऑप्शन, पहला ऑप्शन है अ अलंकार सौंदर्य को, ब किसी अमूर्त के भावचित्र को, रस के मूर्तिकरण को, इनमें से कोई नहीं। तो 10 नंबर सवाल का सही ऑप्शन होगा ब किसी अमूर्त के भावचित्र को। अगला सवाल देखते हैं। ग्यारह नंबर, विनय पत्रिका किस कोटि का काव्य है? तो इसमें ऑप्शन, पहला ऑप्शन है अ है महाकाव्य, ब खंड काव्य, मुक्तक काव्य, द है वीर काव्य। तो इसका कौन सा होगा? महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, वीर काव्य। तो 11 नंबर सवाल का होगा ऑप्शन नंबर स मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य सही होगा। मुक्तक काव्य या कविता वह प्रकार है जिसमें प्रबंधकीयता न हो। इसमें एक छंद में कथित बात का दूसरे छंद में कही गई बात से कोई संबंध या तारतम्य होना आवश्यक नहीं है। अतः मुक्तक काव्य की वह विद्या है जिसमें कथा का कोई पूर्वापर संबंध नहीं होता। तो 11 नंबर का सही ऑप्शन है स। अगला सवाल। रामचरितमानस की कथा वस्तु का विभाजन किस रूप में हुआ है? रामचरितमानस की कथा वस्तु का विभाजन किस रूप में हुआ है? पहला है सर्ग के रूप में, अध्याय के रूप में, स्कंद के रूप में, कांड के रूप में। तो इसका ऑप्शन द सही होगा।
अगला सवाल देखते हैं। 13 नंबर, रामचरितमानस की रचना मुख्य रूप से किस छंद में हुई है? पहला ऑप्शन है सवाया, सरोठा, दोहा, चौपाई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द, चौपाई में। चौपाई छंद पहचानने का तरीका कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद में अंतिम 2 वर्णों की मात्राएं नहीं होती हैं। चौपाई छंद में चरण के अंत में ज गण अथवा त गण नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। (1808) ईस्वी के आसपास प्रकाशित रानी केतकी की कहानी राजा सूरजभान के पुत्र उदयभान और राजा जगत प्रकाश की कन्या केतकी के परने की कहानी है। इसके लेखक कौन है? ऑप्शन क है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ख है मुंशी नवल किशोर, ग है रवेरन जे न्यूटनट और घ है इंसा अल्लाह खां। तो इसका सही उत्तर होगा घ। आइए अगला सवाल देखते हैं। भोजपुरी का रचनात्मक इस्तेमाल करने वाली दुलाई वाली कहानी किसने लिखी है? तो पहला उसका ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, भगवान दास, बंग महिला, माधवराव सप्रे। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो इसका ऑप्शन ग सही है, बंग महिला। अगला सवाल देखते हैं। सन 1916 में सरस्वती में प्रकाशित किस कहानी से प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य में स्थापित हुए? पहला ऑप्शन है विचित्र होली, दूसरा है पंच परमेश्वर, ग है बड़े घर की बेटी, घ है नमक का दरोगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पंच परमेश्वर। अगला सवाल देखते हैं। 17 नंबर, इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी 1900 ईस्वी, एक टोकरी मिट्टी माधवराव सप्रे 1901, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल 1903 ईस्वी, दुलाई वाली बंग महिला 1907 ईस्वी किस युग की प्रारंभिक कहानियां हैं? ऑप्शन अ है द्विवेदी युग, ब है भारतेंदु युग, स है छायावाद और द है छायावोत्तरवाद, यानी छायावोत्तर। तो इस सवाल का कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन अ सही है, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग हिंदी साहित्य में भारतेंदु का बाद का समय है। इस युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से रखा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी एक ऐसे साहित्यकार थे जो बहुभाषी होने के साथ ही साहित्य के इतर विषयों में भी समान रुचि रखते थे। इन्होंने सरस्वती का 18 वर्षों तक संपादन हिंदी पत्रकारिता में एक महान कीर्तिमान स्थापित किया था। अगला सवाल देखते हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी, राहुल संकृत्यानंद, सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवरानी देवी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार इत्यादि उल्लेखनीय कहानीकारों ने अपना कहानी लेखन किस काल में प्रारंभ किया? पहला ऑप्शन है क है अभ्यास काल, ख है प्रयोग काल, ग है विकास काल और घ है उत्कर्ष काल। तो इसका सही उत्तर होगा विकास काल, 1915 से 1938 तक।
अगला सवाल देखते हैं। हिंदी के उत्कर्ष काल में प्रेमचंद और मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित प्रगतिशील काव्यधारा के कहानीकारों ने निम्न में से किसे नहीं रखा जा सकता? क है यशपाल, रंगे राघव, भैरव प्रसाद गुप्त, जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन घ, जयशंकर प्रसाद। अगला सवाल देखिए। सहज कहानी अमृत राय, समानांतर कहानी कमलेश्वर, सचेतन कहानी महीप सिंह इत्यादि किस कहानी आंदोलन के विरुद्ध में चले कथा आंदोलन है? पहला ऑप्शन है अ कहानी, दूसरा ऑप्शन है ख है नई कहानी, तीसरा ऑप्शन है जनवादी कहानी। कहानी, तो इसका कौन सा उत्तर सही होगा? तो ये होगा ख, नई कहानी। अंतिम सवाल देखते हैं। शास्त्रीय आलोचना की श्रेष्ठतम उपलब्धियां रसमीमांसा, चिंतामणि सरीखे आलोचनात्मक ग्रंथ किस आलोचक के हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु, रत्नाकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस सवाल का सही आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। शास्त्रीय आलोचना के श्रेष्ठतम उपलब्धियां रसमीमांसा, चिंतामणि सरीखे आलोचनात्मक ग्रंथ किस आलोचक के हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।